इन्होंने सही करा और क्या गलत किया। बिल्कुल। उम्मीद करते हैं अच्छा हो, जनता के हित में हो, इसकी ठीक है। हम लोग उम्मीद करते हैं। शांति प्रसाद भट्ट जी, एक समावेशी बजट, सशक्त उत्तराखंड का ये बजट है, ऐतिहासिक बजट इसे कहा जा रहा है, आपका क्या टेक है इस पर? देखिए दिव्या जी, बिल्कुल सही बात है। हम्म। राज्य की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से देखा जाए तो भारी भरकम बजट है। हम्म। 89,230.07 करोड़ का जो ये बजट है, यदि जमीनी धरातल पर अगर हकीकत से उतर गया तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के अंदर विकास की बयार जरूर बहेगी। मगर जो अभी शुरुआती दौर में बजट के बारे में जो वित्त मंत्री जी आपके हैं, संसदीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनके द्वारा जो बताया गया है उसमें स्पष्ट लग रहा है कि सबसे ज़्यादा बजट का जो खर्चा है वो सड़कों के सुधारीकरण के लिए है जी। पुलों का निर्माण है, वो चाहे फिर ऑल वेदर रोड वाले मामला देख लीजिए या ऋषिकेश का मामला देख लीजिए, डोईवाला का देख लीजिए, बागेश्वर का देख लीजिए, काशीपुर का देख लीजिए, तमाम सड़कों के चौड़ीकरण की बात करी। यानी कि उत्तराखंड के ठेकेदारों को इसका लाभ मिलेगा या बाहर के ठेकेदारों को लाभ मिलेगा, ये बाद में देखने वाली बात है। दूसरा जो हमारी चिंता है कि पहाड़ में विकास के लिए सड़कों का चौड़ीकरण होना स्वाभाविक बात है, मगर क्या नौजवान बच्चों को रोजगार से जोड़ा जाएगा? इस पर सरकार ने बड़ा टेक्निकल बात कही है कि हम हर जनपद में स्वरोजगार के लिए केंद्र खोलेंगे। कहने का मतलब है कैसा स्वरोजगार होगा ये अभी क्लियर नहीं है। तीसरी बात, इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जनपदों में कैसे विकास करेंगे, कहाँ कहाँ कौन कौन सी फैक्ट्री लगेंगी, इस पर भी सरकार ने अभी कोई क्लियर नहीं करा है, सिर्फ एक अमाउंट घोषणा करी है जी। महिला सशक्तिकरण पर अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार कैसे महिलाओं को सशक्त करेगी, जबकि पहाड़ों में हॉस्पिटलों की स्थिति ठीक नहीं है। इतना जरूर सुनने में आ रहा है कि सरकार ठेकेदारी प्रथा वाली सरकार है, तो हर जगह बिल्डिंग बनाने पर सरकार का जो जोर है, इससे पता चलता है कि जहां 2 करोड़ की बिल्डिंग होनी चाहिए वहां 10 करोड़ की बिल्डिंग जरूर बन रही है, मगर बिल्डिंग के अंदर अगर हॉस्पिटल देखें तो है नहीं, डॉक्टर देखें तो है नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में प्रोफेसर देखें तो है नहीं, माध्यमिक में टीचर देखें तो है नहीं। कहने का मतलब है बिल्डिंगों का खड़ा कर देना और उसमें गाय भैंसों का रहना, यह बताता है कि सरकार की कोई ठोस नीति अभी भी दिख नहीं रही है। मगर जितना बजट है, लगभग 90,000 करोड़ का बजट उत्तराखंड के 13 जनपदों में अगर सही तरीके से लग जाएगा तो निश्चित रूप से उत्तराखंड का चौमुखी विकास होगा। मगर जिन बुनियादी सवालों को लेकर इस राज्य का निर्माण हुआ, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो 24 साल की जो इनकी करप्ट प्रैक्टिस है राष्ट्रीय पार्टियों की, उससे पहाड़ से पलायन रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस नीति वित्त मंत्री के द्वारा नहीं बताई गई है। राजधानी का पता नहीं है। राज्य आंदोलनकारियों को 10% क्षैतिज आरक्षण में भी इन्होंने लॉलीपॉप दे दिया, कॉर्प के माध्यम से जो ये उनको वित्तीय सहायता देंगे। ये इससे पता चलता है कि ना तो वो पेंशन है, एक मानदेय देंगे, किसके माध्यम से देंगे ये भी डार्क है। अभी तक जितने भी राज्य आंदोलनकारी हैं वो संतुष्ट नहीं है। कहने का मतलब है दिव्या, बजट के दृष्टिकोण से कोई दो राय नहीं, मगर सरकार ये बताने को तैयार नहीं है, जो अभी तक की चर्चा में बात बाहर आई है कि जो 85 से 90,000 करोड़ का जो हम पे कर्जा हुआ है, उस कर्जे में जो कैग की रिपोर्ट कह रही है कि कई विभाग घोटाले की भेंट है, उसमें खनन कौन करेगा? जब बाहर की पार्टियां खनन करेगी तो हमारा राजस्व बाहर चला जाएगा। तमाम आर्थिकी को बढ़ाने के लिए कैसे राजस्व बढ़ाया जाएगा, इस पर सरकार का ना बोलना ये बताता है कि आने वाले समय में राज्य का कर्जा और बढ़ेगा, जनता पर अतिरिक्त भार पड़ेगा और इसकी मार आम जनमानस को पड़ेगी। पहाड़ की उपेक्षा इस बजट में लग रही है। बिल्कुल। राजेंद्र बिष्ट जी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज सही है कि क्षेत्रीय मुद्दे उठाएंगे अगर क्षेत्रीय दल है, और अपनी अगर सत्ताधारी पार्टी है तो वो अपने विजन बताएगी, लेकिन आपके हिसाब से क्या ये समावेशी बजट है अभी तक के जो आंकड़े निकल कर सामने आए हैं? दिव्या जी, अगर हम बात करेंगे, देखिए जब भी हम बजट का कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर से। तो लास्ट ईयर से अगर हम कंपैरिजन करें, इस साल का जो बजट है उन्होंने प्रस्तावित किया है उसमें करीबन 13 से 14% की बढ़ोतरी है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि बजट ऑलरेडी जो है आपने 12 से 13% जो है इसको आगे बढ़ाया, नंबर 1। दूसरी चीज अगर ये हम देखें, अगर हम उसको बाइफिकेशन करें कि हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट कितनी आ रही है और हमारा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, तो अगर आप ये देखें कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट हमारे पास आ रही है वो रेवेन्यू रिसिप्ट करीबन 60,000 करोड़ की है और कैपिटल जो रेवेन्यू आ रहा है वो 28,000 करोड़ का है। सब मिला के करीबन 88,000 करोड़ के आसपास के हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब हमारे पास आ रही है। और जहां तक बात है कि रेवेन्यू अकाउंट में और कैपिटल अकाउंट में भी, रेवेन्यू अकाउंट में देखें करीबन 55,000 करोड़ रुपए हमारा एक्सपेंडिचर है और कैपिटल अकाउंट में 33,000 करोड़ का हमारा
एक्सपेंडिचर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम दोनों को देखें तो इसके बीच का जो डेफिसिट है वो डेफिसिट जो है रेवेन्यू डेफिसिट करीबन 4700 करोड़ का है और फिजिकल डेफिसिट करीबन 9400 करोड़ का है। अगर आप डाटा के हिसाब से जाएं तो जनरली जो फिजिकल डेफिसिट है वो कभी भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो नियम है कि आपका 3.5-4% से ऊपर नहीं होना चाहिए। बट अगर आप ये देखें कि इसमें जो है जो फिजिकल डेफिसिट है, मुझे कहीं लगता है कि फिजिकल डेफिसिट जो है ज्यादा बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिसमैच है, पहली चीज। जहां तक बात यह है कि अगर आप ये देखेंगे 90,000 करोड़ के बजट में पूरी की पूरी स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सेंटर पे डिपेंडेंट है। अगर आप ये देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हम टैक्स देते हैं जीएसटी में और जो भी हम उनके साथ शेयर करते हैं वो सिर्फ 13,000 करोड़ का जो है हमारे पास कलेक्शन है, टैक्स कलेक्शन में। और जो हम अनुदान लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से वो करीबन 19,000 करोड़ का है। और जो हम ये देखेंगे जो भी डेट है जो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हम ऋण लेते हैं वो करीबन 1660 करोड़ के हैं। तो इसका मतलब कहने का मतलब ये है कि 90,000 करोड़ में जो टोटल जो हमें रेवेन्यू रिसीव्ड जो है सेंट्रल से हमें मिल रही है वो जो करीबन 35,000 करोड़ का मिल रहा है।